नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेटो का जो पार्ट 3 है हम उसको स्टडी करेंगे आज की इस वीडियो में। पार्ट 2 में हमने जो है प्लेटो की जो थ्योरीज के बारे में पढ़ा था, उन थ्योरीज में थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस थी। आज की इस क्लास के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म एंड थियरी ऑफ फिलोसोफर किंग। फिलोसोफर किंग क्या है? थियरी ऑफ फिलोसोफर किंग वो जितनी थियरीज हमने अभी तक पढ़ी हैं उन सभी थियरीज का एक समअप है, आप ये सब कह सकते हैं। देखिए, जिस किसी ने भी उन फर्स्ट 2 वीडियोस को नहीं देखा है, उन दोनों वीडियोस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप उनमें जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपको इस वीडियो में कुछ समझ आए। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अगर डायरेक्ट इस वीडियो पे रीच कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें होंगी जो अभी समझ नहीं आएंगी, बट जब आप फर्स्ट वीडियो को देखोगे और तब सेकंड वीडियो और तब थर्ड वीडियो पे आओगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। तो आज के दिन हम पढ़ेंगे थियरी ऑफ कम्युनिज्म को। अब कम्युनिज्म होता क्या है? कम्युनिज्म इज लाइक एन आइडियोलॉजी। बहुत सारी डिबेट चली, हिंदी में इसको साम्यवाद बोलते हैं। साम्यवाद क्या है? देखिए, साम्यवाद एक प्रकार की विचारधारा है। कम्युनिज्म इज ए काइंड ऑफ आइडियोलॉजी विच मीन्स कॉमन ऑनरशिप। कम्युनिज्म का मतलब होता है कॉमन ऑनरशिप, कि सबकी एक कॉमन ऑनरशिप हो, स्टेट के पास ज्यादातर कंट्रोल हो, उन सब की बात कम्युनिज्म करता है। ये प्राइवेट ऑनरशिप के एक तरीके से अगेंस्ट होते हैं। प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होनी चाहिए, जो कुछ है वो सरकार के हाथ में हो, सब चीजें गवर्नमेंट सेक्टर की हो, प्राइवेट सेक्टर का कोई ज्यादा योगदान ना हो, ऐसा कम्युनिज्म मानता है। इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम आइडियोलॉजीज कराएंगे। जितनी भी आइडियोलॉजी हैं उन सबको जब हम कराएंगे तो उनके सोशलिज्म के अंदर एक पार्ट है कम्युनिज्म का, जिसमें हम पढ़ेंगे। मार्क्स को माना जाता है फादर ऑफ कम्युनिज्म। मार्क्स को बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनिज्म। आपने नाम सुना भी होगा कार्ल मार्क्स का, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो मार्क्स को माना गया है फादर ऑफ कम्युनिज्म। उनका कम्युनिज्म टोटली डिफरेंट था प्लेटो के कम्युनिज्म से। बट कम्युनिज्म वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है मीन्स ऑफ कॉमन ऑनरशिप एंड अपोजिट टू दी प्राइवेट ऑनरशिप। प्राइवेट ऑनरशिप के एकदम अगेंस्ट होती हैं ये चीजें। अब प्लेटो ने 2 प्रकार का कम्युनिज्म प्रपोज किया। फर्स्ट था कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड सेकंड था कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। फैमिली और प्रॉपर्टी दोनों के लिए प्लेटो ने क्या कहा कि यहां पे कॉमन ऑनरशिप हो, फैमिली पे भी कॉमन ऑनरशिप हो और प्रॉपर्टी पे भी। किसके लिए? बस गार्डियन क्लास के लिए, जो सोल्जर और जो गार्डियन क्लास होंगी उनके लिए, जबकि प्रोड्यूसर्स जो क्लास होगी ना उसके लिए ना हो। प्रोड्यूसिंग क्लास के लिए कम्युनिज्म को प्लेटो ने प्रपोज नहीं किया। इस चीज को आपको याद रखना है। ऐसा आपसे क्वेश्चन अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता ना तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो ने कम्युनिज्म किन किन क्लासेस के लिए प्रपोज किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी को। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेटो ने प्रॉपर्टी के कम्युनिज्म में क्या कहा। उन्होंने कहा जो गार्डियन क्लास होगी विल नॉट बी परमिटेड टू पॉज प्राइवेट प्रॉपर्टी बिकॉज फिलोसोफर हैज रीजन एंड नो लस्ट फॉर मनी एंड पावर, देयरफॉर एज ए प्रिकॉशन ही इंट्रोड्यूस दिस। उन्होंने कहा कि जो रूलिंग क्लास होगी, जो गार्डियन क्लास होगी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखेगी। उनके पास कोई यूज नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक तरह से एक सोर्स ऑफ मनी है और जो गार्डियन क्लास है उसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है। जैसा हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, प्लेटो ने थ्योरी ऑफ सोल जो थी उससे इंस्पायर्ड थे वो। तो थ्योरी ऑफ सोल में हमने देखा था 3 टाइप की सोल होती हैं। फर्स्ट होती है जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, जिसको प्लेटो ने सबसे ऊपर रखा मैन ऑफ गोल्ड में। तो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी में यही बात की गई कि उसके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो उसके लिए लस्ट फॉर मनी होगा, उसके पास पावर के पीछे भागने की एक आग होगी मन में, परंतु ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्लेटो ने प्रॉपर्टी का कम्युनिज्म प्रपोज किया एज ए प्रिकॉशन मेजर। नेक्स्ट ये कहते हैं कि स्कीम ऑफ एजुकेशन जो थी ना प्लेटो की, वो मेन मैकेनिज्म है फिलोसोफर किंग के लिए, जबकि जो कम्युनिज्म है ना वो एक सप्लीमेंट्री है। जो एजुकेशन की स्कीम जो प्लेटो पूरा लेके आए थे, वो एक प्रकार से एक मेन मैकेनिज्म था कि फिलोसोफर किंग को हम कैसे बनाएंगे। बट उसके बाद जो प्रिकॉशंस उन्होंने डाली वो प्रॉपर्टी के थ्रू, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी के थ्रू डाली। तो इसलिए उन्होंने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी को माना कि प्रॉपर्टी प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। अब प्लेटो का यह मानना था कि जो परिवार है वो सबसे बड़ा इविल है किसी भी व्यक्ति के लिए जो रूल करता है, क्योंकि फैमिली के लिए ही व्यक्ति प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट करता है और फैमिली जो है वो नेपोटिज्म और करप्शन को बढ़ावा देती है।
इसलिए कोई भी जो राजा होगा उसका परिवार नहीं होना चाहिए एज पर प्लेटो। नेक्स्ट ये कहते हैं कि क्या एडवांटेज होगा अगर फैमिली का कम्युनिज्म होगा, तो कोई फैमिली नहीं होगी, कोई हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे, स्टेट डिसाइड करेगी किसकी शादी किससे होगी। देखिए अब यहां स्टेट क्या डिसाइड करेगी, प्लेटो का यह मानना था कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, इंसान है, यानी कि मेल है, जो सबसे बेस्ट मेल है, उसकी शादी बेस्ट फीमेल से कराई जाए, ताकि जो रेस जो प्रोड्यूस हो वो बहुत अच्छी हो और उसका हम स्टेट के काम में यूज कर सके। मैरिज के इंस्टीट्यूशन को प्लेटो ने लिमिट कर दिया था सिर्फ प्रोक्रिएशन एक्टिविटीज के लिए, कि मैरिज का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना, इसके अलावा कोई और कार्य नहीं है। ऐसा मानना था प्लेटो का कि एक बार बच्चा पैदा होता है उसको स्टेट खुद टेक केयर करेगा, स्टेट रखेगा उसके पास। इससे रूलिंग क्लास को यह नहीं पता लगेगा कि उनका बेटा कौन सा है, उनका बेटा या बेटी कौन है, उनके चिल्ड्रन कौन है। रूलिंग क्लास विल नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट हु इज देयर चिल्ड्रन एंड हु आर नॉट। तो इससे हम नेपोटिज्म और करप्शन दोनों को टैकल कर पाएंगे, समझे। प्लेटो का यह मानना था। और महिलाएं भी जो है वो परिवार के बंधन से मुक्त होके अपने टैलेंट का यूज कर पाएंगी, किस चीज के लिए, स्टेट की सर्विस में। इट विल मेक वीमेन फ्री टू यूज देयर टैलेंट इन द सर्विस ऑफ स्टेट, ऐसा मानना था प्लेटो का। तो उन्होंने फैमिली का कम्युनिज्म प्रमोट किया और प्रॉपर्टी का कम्युनिज्म को प्रमोट किया। तो इसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करके आपको बता दी कि क्या क्या चीजें प्लेटो ने कही थी। अब देखिए ये तो उनका मानना था कि भाई अब आपसे इवेल्युएशन पूछा जाता है कि क्या आप इस बात से सहमत करते हैं, आपसे ये पूछा जाएगा पेपर में। ये थियोरी तो आपको पता लग गई, बट अब आपका एनालिटिकल माइंड देखने के लिए आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर कि कम्युनिज्म और फैमिली प्रॉपर्टी से क्या हम सच में करप्शन को टैकल कर पा रहे हैं। तो ऐसे इवेल्युएशन के लिए हमें पढ़ने पड़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स, जो दूसरे स्कॉलर्स होते हैं, उन्होंने क्या व्यू रखा। तो आइए अब हम देखते हैं उस चीज को। और इसका एक और चीज थी कि अगर कम्युनिज्म और फैमिली होगा तो बेस्ट रेस जो है वो प्रोड्यूस होगी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब देखिए जो प्लेटो की जो थियोरी थी उसका पूरा इवेल्युएशन हम देखते हैं कि क्या इवेल्युएशन होता है। अब प्लेटो के डायग्नोसिस तो करेक्ट थी, बट उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो उसने बात कही, वो पूर्ण रूप से गलत है एक प्रकार से हम माने तो। क्योंकि आप खुद सोचिए जो प्लेटो ने बात लिखी क्या वो रियलिटी में पॉसिबल है आज के समय में? ऐसी चीज कहीं भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एरिस्टोटल जो उनके सबसे बड़े डिसाइपल थे और उसके साथ साथ क्रिटिक भी थे, उन्होंने प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने क्या कहा कि प्लेटो उन चीजों की बात कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं है किसी भी रूप में, वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। एरिस्टोटल के हिसाब से फैमिली और प्रॉपर्टी दोनों टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं। दोनों टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन कैसे कि समय आने पर हमें इनकी जरूरत पड़ती है। बुरे समय में फैमिली ही काम आती है। बुरा समय होगा, आपके पास एक मनी क्राइसिस आया और आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आप उसको सेल करके उस क्राइसिस से ऊपर आ सकते हैं। एरिस्टोटल के हिसाब से क्या था, इट इज ट्रू कि प्रॉपर्टी करप्शन तो करती है, बट हमें उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए प्रॉपर्टी को। अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी है तो वो चैरिटी भी कर सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक सोर्स ऑफ वर्च्यू है। प्रॉपर्टी एक सोर्स ऑफ वर्च्यू है जो कि उसने अपने ज्ञान से अर्जित की है। प्रॉपर्टी एक मोटिवेशन है, अच्छी है स्टेट के लिए। उससे क्या होगा कि बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी स्टेट के अंदर एक स्टेबिलिटी और ऑर्डर मेंटेन रहेगा। किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी तो वो ऑर्डर और एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखेगा। ये तो बात कही एरिस्टोटल ने प्रॉपर्टी के लिए। बट फिर आते हैं फैमिली पे, तो एरिस्टोटल ने कहा कि फैमिली एक इमोशनल स्टेबिलिटी का सोर्स है। हमें सिर्फ इसके एक नैरो एस्पेक्ट को नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ प्रोक्रिएशन, जबकि कम्युनिज्म ऑफ वाइफ जो है, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एक रीप्रोग्रेसिव आइडिया है। इससे हम कहीं ना कहीं दोबारा से जो जंगली राज था, बारबेरियन स्टेट है, हम उसमें जा रहे हैं। तो ये तो कहीं भी से भी फिजिबल नहीं है ये आइडिया। तो ऐसा मानना एरिस्टोटल का था कि कम्युनिज्म ऑफ वाइफ से तो यही होगा कि भाई बच्चे ही पैदा करने हैं, तो कोई स्टेट डिसाइड करेगा मैरी करो और उसके बाद कोई इमोशनल स्टेबिलिटी होगी ही नहीं। तो ऐसा एरिस्टोटल ने माना। तो ये हमने पूरा देखा, प्लेटो की जो थियोरी ऑफ कम्युनिज्म थी उन सबको हमने अच्छे से डिस्कस किया। इसमें आप लास्ट में ये कह सकते हैं, एक कोट है बहुत फेमस, रेमेडीज शुड नॉट बी वर्स देन डिजीज। रेमेडीज शुड नॉट बी वर्स देन डिजीज, ऐसा आप कोट कर सकते हैं जब हम इवेल्युएशन लिखेंगे। तो फैमिली को और प्रॉपर्टी को मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से कि फैमिली टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन होता है, प्रॉपर्टी भी।
तो ये डिस्कस की हमने पूरी प्लेटो की थियोरी ऑफ कम्युनिज्म। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थियोरी ऑफ फिलोसोफर किंग पे। तो थियोरी ऑफ फिलोसोफर किंग पे हमने फर्स्ट डे ही एक कोट पढ़ा था, अंटिल फिलोसोफर बिकम द किंग और द किंग लर्न द फिलोसफी देयर इज नो एंड टू द प्रेडिकेमेंट ऑफ लाइफ। ऐसा किसने कहा था? प्लेटो ने। ये प्लेटो की स्टेटमेंट है। अब थियोरी ऑफ फिलोसोफर किंग में क्या था कि प्लेटो ये मानता था कि जो फिलोसोफर किंग है वो मैन ऑफ रीजन है, उसके पास ना कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ना कोई फैमिली है, वो एक सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस है, उसने बहुत त्याग किया है। वीमेन भी फिलोसोफर क्वीन बन सकती हैं, ऐसा प्लेटो का मानना था। प्लेटो ने फिलोसोफर किंग को एब्सोल्यूट पावर दी। ही हैज एब्सोल्यूट पावर, द फिलोसोफर किंग हैज एब्सोल्यूट पावर। उसके विजडम को हम लिमिट नहीं कर सकते पब्लिक ओपिनियन या ऑर्डिनरी लॉ से, ऐसा प्लेटो ने कहा। अब यहां पे भी एक बहुत फेमस स्टेटमेंट आती है प्लेटो की, इट इज फुलिश टू लिमिट एन एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन विद द बुक ऑफ मेडिसिन। एक जिनको दवाइयों का पूर्ण ज्ञान है, एक एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर है, उनको हम किसी किताब की नॉलेज से लिमिट नहीं कर सकते। दूसरी स्टेटमेंट इसी थ्योरी से, फिलोसोफर किंग की थ्योरी से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, वो ये स्टेटमेंट पूछी जाती है, नो लॉ एंड ऑर्डिनेंस इज माइटर देन हिज नॉलेज। कोई भी कानून और ऑर्डिनेंस उसकी नॉलेज से बढ़ के नहीं है फिलोसोफर किंग की, ऐसा मानना प्लेटो का था। परंतु प्लेटो ने एक लिमिटेशन भी इंपोज की फिलोसोफर किंग पे। वो लिमिटेशन क्या थी कि फिलोसोफर किंग जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता आइडियल स्टेट के, वो सब कुछ कर सकता है, बट फिलोसोफर किंग कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता आइडियल स्टेट के। अब इसका भी इवेल्युएशन हम देखते हैं। बाकी सारी चीजें हमने पढ़ ली है स्टार्टिंग में, मैंने आपको सिर्फ एक मेन पॉइंट बताया है। डे फर्स्ट भी हमने फिलोसोफर किंग को डिस्कस किया, डे सेकंड भी हमने फिलोसोफर किंग को डिस्कस किया, आज भी हमने कुछ थ्योरी का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इवेल्युएशन की मैं बात करूं तो अगेन एरिस्टोटल ने ही क्रिटिसाइज किया प्लेटो को। उनका एक फेमस कोट आता है इसमें कि प्लेटो सेक्रीफाइस गुड फॉर द सेक ऑफ बेस्ट एंड एज बेस्ट इज अनअचीवेबल। प्लेटो ने गुड को सेक्रीफाइस कर दिया बेस्ट के लिए, जबकि बेस्ट अचीवेबल है ही नहीं। उसने रूल ऑफ लॉ को सेक्रीफाइस किया, किसके लिए? रूल ऑफ नॉलेज के लिए। तो देयर इज नो गारंटी दैट फिलोसोफर किंग विल नॉट गो करप्ट। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि भाई फिलोसोफर किंग करप्ट नहीं होगा, आपने एक व्यक्ति के हाथ में इतनी पावर दे दी। ऐसा कहीं ना कहीं हम, ये जो रियलिस्ट स्कॉलर्स होते हैं, देखिए आपको थोड़ी सी मैं एक चीज और बताता हूं आज पॉलिटिकल साइंस के अंदर। कभी भी हम पढ़ते हैं, जब इंटरनेशनल रिलेशन को हम पढ़ेंगे तो देखिए दो प्रकार के स्कूल होते हैं। एक होते हैं रियलिस्ट, जिनको यथार्थवादी बोलते हैं, रियलिस्ट लिबरल होते हैं, और एक होते हैं मार्क्सिस्ट। ठीक है, तो जो कौटिल्य था वो रियलिस्ट स्कॉलर था। कौटिल्य क्या था? रियलिस्ट स्कॉलर था। उनका मानना ऐसा होता है कि युद्ध को हम नहीं टाल सकते, युद्ध तो होगा ही होगा। स्टेट के बारे में वो क्या कहते हैं? स्टेट मतलब राज्य के बारे में। जैसे भारत है, हम भारत को एक स्टेट मान के चलते हैं कि भारत ऑर्गेनिक स्टेट है। ऑर्गेनिक का मतलब कि वो एक्सपेंड करेगा ही करेगा, ठीक। उसकी पॉपुलेशन है, लिमिटेड है, उस तो लैंड जो है वो हमेशा एक्सपेंड करते हैं और उस एक्सपेंड के लिए युद्ध होते हैं, तो युद्ध को हम नहीं टाल सकते, ऐसा मानना रियलिस्ट स्कॉलर्स का है। लिबरल क्या कहते हैं कि हमें वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए जो युद्ध को टाल दें, हमें ट्रेड डेवलप करना चाहिए कंट्रीज के बीच में जिससे युद्ध ना हो, एक कंट्री दूसरे पर अटैक करने से डरे। और मार्क्सिस्ट स्टेट को मानते ही नहीं, वो स्टेट को एकदम नकार देते कि स्टेटलेस सोसाइटी होगी। तो ऐसा मानना होता है, ऐसा पॉलिटिकल साइंस में स्कॉलर्स होते हैं। आगे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम और आगे जाएंगे। तो कहीं ना, जो हमने कौटिल्य को पढ़ा था, कौटिल्य एक रियलिस्ट स्कॉलर थे, तो वो ये मानते थे कि हमने इनके कोट को फर्स्ट क्लास में भी देखा था कि आपकी जीभ पे अगर शहद रखा है तो इट इज इम्पॉसिबल टू टेस्ट इट। तो करप्शन तो होगा ही होगा, अगर आप इतनी पावर एक सिंगल पर्सन को दे रहे हैं तो करप्शन तो होगा ही होगा, और कोई गारंटी नहीं है कि उसके करप्शन को रोक सके, ऐसा मानना एरिस्टोटल का था। पर कौटिल्य के व्यू से कहीं ना कहीं ये सिमिलर व्यू था। फिर एरिस्टोटल ने क्या कहा? एरिस्टोटल ने फोकस किया डेमोक्रेसी पे, कि हम एक व्यक्ति को पावर ना दें जबकि ज्यादा लोगों को पावर दे। ऐसे क्या था? उनका एक फेमस कोट है, डिलिबरेटिव पीपल कैन रीच टू बेटर कंक्लूजन देन एन एक्सपर्ट एक्टिंग अलोन। एक एक्सपर्ट व्यक्ति अगर एक अकेला काम कर रहा है और वहीं 10 व्यक्ति बैठ के काम कर रहे हैं तो वो एक बेटर कंक्लूजन पे रीच करेंगे, ना कि वो एक्सपर्ट व्यक्ति ज्यादा बेटर कंक्लूजन पे रीच करेगा, ऐसा मानना एरिस्टोटल का था। उन्होंने सजेस्ट किया कि रूल ऑफ लॉ एक बेटर अल्टरनेटिव है रूल ऑफ पर्सन से, हमें रूल ऑफ लॉ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए ना कि रूल ऑफ पर्सन पे, ऐसा मानना
एरिस्टोटल का था, फिलोसोफर किंग के इसमें। अब देखिए आपसे सीधा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं एक क्वेश्चन भी आज आपके सामने डिस्कस करता हूं। आपसे स्टेटमेंट आती है ये पेपर में, नो लॉ एंड ऑर्डिनेंस इज माइटर देन नॉलेज, ऐसा माना था प्लेटो ने। कमेंट आ जाता है सीधा, तो इसका इंट्रोडक्शन यही होगा, द अबोव स्टेटमेंट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ द एब्सोल्यूट पावर विच प्लेटो गिव्स टू द फिलोसोफर किंग। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उस चीज को डिपिक्ट करती है जो प्लेटो ने एब्सोल्यूट पावर दी थी फिलोसोफर किंग को। अब उसके बाद आपको लिखना है फिलोसोफर किंग के बारे में कि फिलोसोफर किंग एक सिंबल है नॉलेज का और सेक्रीफाइस का, वही आदमी है जिसके पास आइडिया है। आइडिया किस चीज का आइडिया? टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट। फिलोसोफर किंग के पास अल्टीमेट नॉलेज है, वो उसके हम पब्लिक ओपिनियन से या किसी ऑर्डिनेंस से हम उसको लिमिट नहीं कर सकते। ऐसी चीज आपको लिखनी है, उसकी नॉलेज से मैच ही नहीं करता पब्लिक ओपिनियन ऑर्डिनरी लॉ एज पर प्लेटो। हैंस इफ यू वांट टू मेक एन आइडियल स्टेट, तो प्लेटो ने क्या कहा कि फिलोसोफर किंग की पावर को आप लिमिट मत करो, ठीक। और उसकी फिर आप स्टेटमेंट लिखोगे जो मैंने बताई थी, यही इट इज फुलिश टू लिमिट एज पर प्लेटो। यहां तक हो गया आपका आंसर कंप्लीट। फिर आप लिखोगे, ये भी हम नोट करते हैं कि प्लेटो ने एक लिमिटेशन भी रखी, कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा सुप्रीम रखा। फिर हम लिखेंगे एरिस्टोटल के बारे में, जो एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया इसको कि भाई फिलोसोफर किंग को इतना ज़्यादा नहीं है, ये यूटोपिया है एक तरीके से, जो प्लेटो यूटोपियनिज्म की बात कर रहा है, ऐसी बातें बोल के। ऐसा मानना था किसका? एरिस्टोटल का। यूटोपियनिज्म का मतलब होता है आइडियलिज्म। प्लेटो वॉज एन आइडियलिस्ट, ठीक, जो आइडिया में बिलीव करते हैं, सोच में, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ना कि व्हाट इज, क्या है, उस चीज की बात नहीं करते। आप ये भी लिख सकते हैं, प्लेटो सेक्रीफाइस गुड फॉर द सेक ऑफ बेस्ट एज बेस्ट इज अनअचीवेबल। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। फिलोसोफर किंग भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके पास रीजन भी होगा, उसके पास एपेटाइट भी होगी। तो जो एरिस्टोटल का आइडिया है रूल ऑफ लॉ का, वो कहीं ना कहीं बेटर आइडिया है एज कंपेयर टू प्लेटोज फिलोसोफर किंग। लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा, ऐसे कुछ आपका आंसर लिखा जाएगा। ये आएगा वही आपका 110 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर आपसे पूछा था। यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी ये स्टेटमेंट्स आती है, और इवन ग्रेजुएशन और मास्टर्स के एग्जाम्स में भी। तो देखिए यहां तक हमने पढ़ा। अब हमारा प्लेटो जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, एक तरीके से प्लेटो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको सिर्फ 2 कार्य दूंगा। देखिए जो 3 स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई हैं, प्लेटो एज फर्स्ट फेमिनिस्ट, प्लेटो एज फर्स्ट कम्युनिस्ट, और प्लेटो एज ए फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, इन पे आप 200 वर्ड्स का एक आंसर लिखेंगे। इन पे आप लोग 200 वर्ड्स का एक आंसर लिख के हमें हमारी मेल आईडी जो है लास्ट में स्क्रीन पे भी आएगी, बट अभी भी मैं लिख देता हूं, query@reignite20s.com। इस पे आप हमें ये आंसर्स लिख के भेजिए, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना। मैं एक छोटा सा बस आपको एक चीज बता देता हूं, प्लेटो एज ए फर्स्ट फेमिनिस्ट, इसमें पहले आप फेमिनिज्म को डिफाइन करेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। फर्स्ट कम्युनिस्ट में आप कम्युनिस्ट को डिफाइन करेंगे, कम्युनिज्म को। फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी में आप सीधा लिखेंगे प्लेटो हु वाज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, कि वो कैसे था, थोड़ा इंट्रोडक्शन देके फिर वो चीज है। अब फर्स्ट फेमिनिस्ट को मैं एक बार बता देता हूं आपको, जो मैंने पढ़ाया अभी तक आपको। फर्स्ट फेमिनिस्ट में क्या आएगा, क्योंकि फेमिनिस्ट कौन होते हैं? जो वीमेन राइट की बात करते हैं। तो वीमेन राइट की बात कहां कहां प्लेटो ने की है? पहली बात, वीमेन एजुकेशन की बात प्लेटो ने की थी। दूसरी चीज, एक क्वीन, जो एक वीमेन है वो भी फिलोसोफर क्वीन बन सकती है, ऐसी बात भी प्लेटो ने की थी। तो ये चीज आपको लिखनी है अपने आंसर के अंदर कि भाई देखिए ये बात है। और इस कोई भी क्वेश्चन जब हम लिखते हैं, आंसर जब हम लिखते हैं, तो 3 चीजें होती हैं। एक चीज होती है थीसिस, जिसमें हम इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी पार्ट लिखते हैं कि क्या प्लेटो सही में फेमिनिस्ट थे, तो आप वो बताओगे। फिर होता है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस के अंदर हम लिखते हैं जो क्रिटिसिज्म है कि नहीं, प्लेटो को हम फर्स्ट फेमिनिस्ट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी फेमिनिज्म की बात हुई है। तो आप ये चीजें लिखोगे अगर आपको पता है तो। फिर आप लिखते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होते हैं कि हाँ देखिए, प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट नहीं बोल सकते, बट उस एज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसी बात कही, तो हम प्लेटो को नकार नहीं सकते फेमिनिज्म के रोल में, कि उन्होंने जो महिला के अधिकारों की बात की, विमेन एजुकेशन की बात की, एक फिलोसोफर क्वीन भी बन सकती है ऐसी बात की, तो वो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव आइडिया था अगर हम उस टाइम को देखें तो।
तो ऐसे में आप एक कंक्लूजन लिखोगे जो कि मिक्स्ड होगा और एक वे फॉरवर्ड होगा जो आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लिजिटिमेट कराएगा। तो ऐसे आप आंसर लिखेंगे 200 वर्ड्स में। पॉइंट्स में मत लिखिएगा, पैराग्राफ लिखिएगा। 5 से 6 लाइन का मैक्स टू मैक्स पैराग्राफ हो मैक्सिमम, फिर पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जैसे किसी व्यक्ति का नाम है उसको आप अंडरलाइन करिएगा। मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं, ये पॉइंट आप जरूर लिख के मुझे आंसर सेंड करिएगा इस मेल आईडी पे। मैं 100% आपको चेक करके वापस भेजूंगा और इनके जो मार्क्स होंगे वो 10 मार्क्स का होगा, ये भी याद रखिएगा। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आप प्लीज अटेम्प्ट करिएगा और अटेम्प्ट करके हमें भेजिएगा। इससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी आंसर राइटिंग की अभी से। क्योंकि मान लिया आप जो भी एग्जाम दे रहे होंगे, ग्रेजुएशन का दे रहे हैं या यूपीएससी, में यूपीएससी को एक क्राइटेरिया मान के चल रहा हूं, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर आप मेंस लिखेंगे। अभी आप मेंस लिख रहे होंगे, अभी जो लिख रहे हैं उनके आंसर तो अच्छे होंगे, वो भी भेज सकते हैं। बट जो नेक्स्ट ईयर के लिए लिख रहे हैं वो अभी से अगर तैयारी करते चलेंगे तो आपको लास्ट मिनट जो हरी होता है ना, उसके अंदर आपको ऐसा नहीं होगा, एकदम पैनिक नहीं होंगे आप। अभी से आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए। देखिए मैंने आपको 3 स्टेटमेंट लिखी हैं। कल की क्लास के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि जो स्टेटमेंट मैंने बताई हैं उनके आंसर्स मैं आपको बताऊं, ठीक। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ और क्वेश्चन जो प्लेटो से रिलेटेड है उनको भी मैं डिस्कस करूं, ताकि आपको एक रफली आइडिया मिल जाए कि आंसर हम कैसे लिखते हैं। तो कल की क्लास के अंदर हम आंसर राइटिंग क्लास रखेंगे प्लेटो पे। अभी मैंने आपको बताया ये 3 चीजें हैं। प्लीज आप जो भी वीडियो देखें आप मुझे जरूर भेजिए, या फिर आप हमें टेलीग्राम भी कर सकते हैं @ignite20। इस अकाउंट पे आप टेलीग्राम पे भेज दीजिए और सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज पीडीएफ फॉर्मेट में भेजिएगा। तो इसको अटेम्प्ट करके आप भेजिएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपकी क्वेरी है आप मेल पे और हमारे टेलीग्राम पे आप हमें क्वेरी भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहे जो भी वीडियोस की होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल डेफिनेटली डिस्कस द होल आंसर राइटिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक, एंड we also discussed the past year questions that had been came in the various exams from UPSC to the graduation exams. So thank you very much. Even the MCQ also we will discuss. So thank you very much for being with us.